आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABC कोचिंग में। जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि आप क्लास 12 के बैच स्टार्ट होने जा रही है। आप लोग को इसके बारे में पता भी होगा और आपको अच्छे से बताया भी गया था कि आप लोग पूरा सिलेबस को समझ चुके थे। और आज के वीडियो में लोग क्लास 12 के मैट्रिक्स से जो चैप्टर है जो बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर साल और इस बार भी आएंगे, तो उसको आज के वीडियो हम लोग समझेंगे। क्योंकि आपको पहले उसके इंट्रोडक्शन को समझना होगा। जैसे कि आपको बताया गया था कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल को समझेंगे, जिससे कि वो चैप्टर जो है आसान हो जाए, हमको समझने में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक है, आज के वीडियो हम लोग उसके इंट्रोडक्शन और उसके विथ एग्जाम्पल सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और इसको देख के आपको समझ में आएगा कि आपका जो चैप्टर वो क्या है, मैट्रिक्सेस है और क्लास 12 मैथ्स। और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और इसके एग्जाम्पल को आज के वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इसको समझते हैं। आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे, लास्ट तक इसको जरूर देखेंगे। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो आपको लाइन बाय एक चीज़ हम आपको इसमें रख दिए हैं ताकि आप कहीं पे कोई चीज़ का परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, और उस पर भी अगर आपको कोई चीज़ का दिक्कत होता है, कोई एक्सक्यूज़ होता है, तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। उसमें आप कोई भी आपको घबराना नहीं है कि हम पूछेंगे, बताया जाएगा नहीं। आपके कमेंट को सराखों पे रखा जाएगा और उसको आपके कमेंट को जरूर हम पढ़ेंगे और उसको रिप्लाई आपको जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इसके सभी इंट्रोडक्शन पार्ट को समझते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल नया है, आप इससे परिचित नहीं है, इसलिए आप हम लोग अभी के वीडियो में इससे हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से परिचित होने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप अगर वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन हम इसमें आपके लिए रख दिए हैं, आपको थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या आपका मैट्रिक्स है। आपको बताया गया था कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है। अगर आप मैट्रिक्स को समझ जाएंगे तो आपका डिटरमिनेंट बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो चैप्टर है बहुत आसान है, एक दूसरे से रिलेट है। अगर आप मैट्रिक्स को नहीं पढ़े होंगे तो आपको डिटरमिनेंट बनाने में कठिनाई होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है। ठीक है, हम इसके बारे में समझेंगे मैट्रिक्स चैप्टर को कौन लेकर आया है, कौन इसको बनाया है, इसमें से क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे लिखा गया है कि मैट्रिक्स इज डिस्कवर्ड बाय, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ेंगे वो इंग्लिश में समझेंगे, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी में समझेंगे। यहाँ पे बायलिंगुअल रखा गया है, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे चीजें को रखा गया है। ठीक है, अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कतें, कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स इज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन। ये क्या थे? इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, जो आर्थर कैली इसका नाम है। क्या है? आर्थर कैली इन 1815 1850 में ये मैट्रिक्स चैप्टर का खोज किया, इसके बारे में विस्तार दिया इन्होंने। जैसे कि आप हिंदी वाले बच्चे भी देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स का खोज कौन किए थे? आर्थर कैली नामक मैथमेटिशियन, जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1850 ईस्वी में किए थे। और आर्थर कैली का जन्म और इसका मृत्यु कब हुआ था इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जन्म कब हुआ था और इसका जो मृत्यु है वो कब हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 1821 में इसका जन्म हुआ था और 1895 में यानी 1895 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बिल्कुल समझ चुके हैं कि मैट्रिक्स चैप्टर को कौन लेके आए हैं और इसका जन्म कब हुआ, इसका नाम क्या है और इसकी मृत्यु कब तक हो गई थी। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से सवाल उठता है कि मैट्रिक्स है क्या, इसके बारे में तो समझना जरूरी है कि मैट्रिक्स है क्या। इसके बारे में समझते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैट्रिक्स है क्या। तो आपको बता दें कि रो और कॉलम, अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स, यानी कि रो और कॉलम को जो अरेंजमेंट करके बनाया गया है उसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स है क्या। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि रो और कॉलम क्या होता है। बहुत बच्चे जानते भी होंगे कि रो है और ये कॉलम है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएं ना कि एक एक चीज को हम एक एक विस्तार से रख दिए हैं ताकि आपको कहीं पे कोई एक्सक्यूज नहीं बने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज रो। जैसे कि यहाँ पे आया था कि रो और कॉलम क्या है ना, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो रो इसमें क्या है, कॉलम क्या है, इस चीजों को हम लोग आगे समझेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि व्हाट इज रो एंड कॉलम, रो और कॉलम क्या चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिख दिए हम रो, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो। आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है।
इसके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्लास 10th में आप लोग बहुत रो और कॉलम के इस तरह से एक्सिस बना के आप बहुत सारे ग्राफ पे काम किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं रो किसे कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड कॉलम किसे कहा जाता है, एक सेकेंड, कॉलम क्या कॉलम किसे बोला जाता है, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को समझ, रो एंड कॉलम के बारे में आपको समझ में आ गया। रो की बात जब होगा तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और कॉलम की बात जब भी होगा तो उसके लिए वर्टिकल लाइन होगा। ठीक है, तो रो यहाँ तक हम लोग समझ, नोट जहां जहां हम लिखे उस चीजों को आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि नोट से आपको ज्यादा चीज समझ में आएगा, उसके बारे में क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है नोट करके हम चीजों को लिख दें, ताकि आपको कोई भी चीज है कि आगे जो यहाँ से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अगर यहाँ से कोई एक्सक्यूज आपसे बनता है तो यहाँ पे आपको नोट करके लिख दिए हैं कि नंबर ऑफ रो इज डिनोटेड बाय एम। इसको हम लोग डिनोट करेंगे एम के द्वारा, छोटी एम लिखेंगे, इसमें स्मॉल एम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रो इज डिनोटेड बाय एम एंड नंबर ऑफ कॉलम इज डिनोटेड बाय एन। इसको छोटी यानी कि स्मॉल एन के द्वारा डिनोट किया जाता है और रो को स्मॉल एम और कॉलम को स्मॉल एन के द्वारा सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है सब चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसा कि आप लोग बहुत सारे बच्चे को पता होगा हॉरिजॉन्टल लाइन होती क्या है, बहुत सारे बच्चे के लिए नया भी हो सकता है, क्योंकि पढ़ने के बाद कुछ चीजें भूल भी जाते हैं हम लोग, इसलिए आपको वो चीज रिकॉल यहाँ पे हो जाएगा तो आपको ज्यादा चीज समझ में भी आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल के बारे में पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल रो को बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल होता क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लाइन जो होता है एक्स एक्सिस होता है और ये लाइन जो होता है ये वाई एक्सिस होता है। इस लाइन के जो पैरेलल होगा उसी को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह से हम आपके लिए सिंबल भी बना दिए, इस कॉलम के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको कोई दिक्कतें हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आपका मैट्रिक्स होता क्या और इसका निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आता है वर्टिकल। जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल के बारे में पढ़े, वर्टिकल लाइन क्या होता है, तो वर्टिकल उसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे लिखे वर्टिकल लाइन ए लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जैसे कि आपको बताएं कि इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होते हैं और ये वाई डेस, ये एक्स और ये एक्स डेस होता है। तो यहाँ से जो वाई एक्सिस के जो पैरेलल होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन बोलेंगे। ये वाला जो लाइन है ये वर्टिकल से, ये वाली लाइन क्या हॉरिजॉन्टल है। यहाँ तक याद रहेगा। चलिए आए, क्योंकि इसी पे मैट्रिक्स के जितने भी सवाल बनेंगे इसी दोनों पे बनेंगे। ठीक है, यहां तक इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद आता है सिंबल, सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। इसके सिंबल को समझना बहुत जरूरी होता है। किसी को पहचान करना तो पहचान तो करना चाहिए उसको, क्योंकि उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसको समझेंगे, उसके लिए उससे रिलेटेड हम लोग सवाल सॉल्व करने वाले, तो उसके सिंबल को समझना होगा। ठीक है, मैथ में इसका सिंबल को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिख दिए हैं आपके सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। सिंबल मैट्रिक्स का सिंबल कैसा होता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है आप मैट्रिक्स के सिंबल को इस तरह से भी जान सकते हैं, इस तरह से भी जान सकते हैं और इस तरह से भी जान सकते हैं। यहां तक क्लियर है। आप मैट्रिक्स को इस तरह से भी जान सकते हैं, इस तरह से भी जान सकते हैं, इस तरह से भी जान सकते हैं। हम आपके लिए इंट्रोडक्शन इसलिए बहुत सारा एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इंट्रोडक्शन को समझ जाएंगे तो आपका एक्सरसाइज का बहुत सारा सवाल जो है हम मेरे बताए बगैर भी बन जाएगा, और जो एक्सक्यूज रहेगा फिर हम तो बता ही देंगे, तो उससे आपको क्या आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया है मैट्रिक्स को डिनोट कैसे किया जाता है। तो एक सेकेंड ही सब कुछ हटा। उसके बाद दिया हुआ है मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD, यानी कैपिटल लेटर से हम लोग इसको डिनोट करने वाले हैं। एंड एलिमेंट, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होगा
एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ABCDEF, यानी कि इसको मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके एलिमेंट जो होगा उसे हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, तो एलिमेंट के लिए हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे और उसको जो डिनोट करने वाले मैट्रिक्स को डिनोट करने वाले उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप समझ चुके हैं, जैसे कि आप एग्जांपल आपके लिए रख दिया गया है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, कैपिटल लेटर में लिखा गया है, इसके सिंबल को भी लिखा गया है और इसके अंदर में जो ये चीजें आपको दिख रही है यही इसका एलिमेंट है। क्या है, इसका एलिमेंट है, जो कि स्मॉल लेटर में लिखा गया ABCD। ठीक है, यहाँ पे हम एरो करके सारे आपके लिए लिखा गया सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ पे देखिए इस तरह से भी आप सिंबल में लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप सिंबल में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कतें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके सिंबल को हम लोग समझ चुके हैं, उसके एलिमेंट को समझ चुके हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं उसको हम लोग समझ चुके हैं, रो एंड कॉलम के बारे में समझ चुके हैं। अब उसके टाइप्स को समझेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसको समझते हैं, बारीकी से एक करके सभी चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कितने प्रकार हैं। तो पहला जो आप देख पा रहे हैं सिंगल्स मैट्रिक्स। सिंगल्स मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगल्स मैट्रिक्स कहने का मतलब है उसमें एक ही रो होगा और एक ही कॉलम होगा, यानी कि उसमें से एक ही रो और एक ही कॉलम होगा। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ए मैट्रिक्स हैविंग वन रो एंड वन कॉलम। देख पा रहे हैं आप, इफ ए मैट्रिक्स हैविंग वन रो एंड वन कॉलम इज कॉल्ड सिंगल मैट्रिक्स। यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो और एक कॉलम हो उसे क्या बोलेंगे? सिंगल मैट्रिक्स बोलेंगे। सिंगल मतलब समझ रहे हैं ना, अकेला, एक आदमी का मतलब होता है एक आदमी। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिंगल में क्या, उसमें एक ही रो होगा और एक ही कॉलम होगा। जैसे कि आपके एग्जांपल में समझाया गया है, ये जो देखें ए बराबर, यानी कि क्या, ए से क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से क्या करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ये जो 2 लिखा है, इसमें क्या है, एक ही रो और एक ही कॉलम तो है, यानी कि उसमें से एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब उसमें एक रो और एक कॉलम की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल मैट्रिक्स है। क्या है, ये सिंगल मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें m बराबर 1 है और n बराबर भी कितना है, 1 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कतें नहीं हुई होगी? ठीक है, क्लियर है ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे? अब यहां से तो हमको समझ में आया 1 रो एंड 1 कॉलम। अब रो किसको बोलेंगे? रो क्या होती है, क्या चीजें होती है रो, इसके बारे में तो हम लोग पहले पढ़े ही नहीं है, तो यहां समझते हैं कि रो क्या होती है। ठीक है, यहां पे देख पा रहे हैं कि इफ ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होगा उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो है, यहाँ पे कॉलम की बात नहीं हो रही है, सिर्फ रो की बात किया जा रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ रो की बात, रो किसे बोले, इस तरह से जो होता है, यानी कि सिर्फ इस तरह से बात। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आगे यहाँ पे जैसे कि इस पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4, ये वाले क्या होते हैं, ये तो रो होता है मेरा। कॉलम की बात करेंगे तो ये हमारा कॉलम होगा, इसमें 4 कॉलम है, रो कितना है, 1 ही है। यानी कि यहाँ पे क्या, इसका कहने का मतलब है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होगा और उसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो रो समझ में आ गया, जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है, इसमें देखिए 1 2 3 4 लिखा, लेकिन ये रो में सिर्फ तो अकेले ही तो है। ये कॉलम में 4 है, कितना है, कॉलम में 4 है, लेकिन रो में क्या है, अकेले है। ये रो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड, उसके नीचे भी एग्जांपल दिया हुआ है b = 5। इसमें कितना है, इसमें 1 रो एंड 1 कॉलम है, तो इसको आप सिंगल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, है ना। अभी आप ऊपर में पढ़े सिंगल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम होता है। ये रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, क्योंकि ये रो, इसमें एक ही रो है, ये रो मैट्रिक्स भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें रो की संख्या एक ही दिया गया है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स भी होगा। यानी कि सिंगल मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे नोट, जहां जहां हम नोट करके लिखे उस चीजों को आप अच्छे से देखेंगे। यहाँ लिखा है
चूंकि यहाँ m रो की संख्या है जो कि क्या है 1 है, रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स में m बराबर कितना 1 रहना चाहिए, n चाहे जितना भी हो, यानी कि कॉलम की संख्या जितना भी उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें रो की संख्या सिर्फ 1 ही होना चाहिए। वो क्या होता है, हमारा रो मैट्रिक्स होता है। तो रो मैट्रिक्स आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, जिसमें कि रो की संख्या 1 होगा, हमें कॉलम्स को गिनना नहीं है, उसको गिनती नहीं करना है, उसका काउंटिंग नहीं करना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, आपको अगर समझ में आ गया तो आप खुशी से पूरा दिल को लाल कर दीजिए, पूरा कमेंट बॉक्स को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट को समझ चुके हैं, जिसमें सिर्फ रो की संख्या कितना होगा 1 होगा। ठीक है, कॉलम से हमें इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप बात को बार बार हम इसलिए आपको बोल रहे हैं ताकि आपको ये चीजें याद हो, आप कॉलम को गिनने नहीं लग जाएगा। कॉलम को आप गिनेंगे तो आपका सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हम जब कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें हम रो को ध्यान नहीं देंगे, जब रो मैट्रिक्स की बात करें तो हम रो पे ध्यान देंगे, कॉलम पे क्यों जाए भाई। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे की चीजों को समझते हैं। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? इफ ए मैट्रिक्स having only one column then it is called column matrix। यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 कॉलम हो उसे क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या कितना हो 1 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। रो की संख्या जितना भी हो उससे हमको गिनना नहीं है। रो मैट्रिक्स में हम रो को देख पा रहे थे, कॉलम मैट्रिक्स में हम कॉलम को देखेंगे। समझ में आ गया? एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ए का जो क्या लिखा है ये तो आप समझ रहे हैं, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। इसमें 5 है, 6 है एंड 7 है। इसमें आप देख पा रहे हैं रो की संख्या कितनी है, एक ही तो है। आप इसको नहीं गिनेंगे, डिजिट को नहीं गिनेंगे, सीरियली कितना कैसे लिखा है उसको आप गिनेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि रो हमारा ये होता है ना, एंड कॉलम हमारा ये होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इस लाइन में कितना लिखा हुआ है, एक ही लाइन तो आया है नीचे। तो ये क्या हमारा, ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें रो पे हमको ध्यान नहीं देना, क्योंकि इसमें रो की संख्या 3 है। m इक्वल टू कितना है, 3 है, एंड n इक्वल टू कितना है, 1 है। क्लियर है? आप देख पा रहे हैं, कभी कभी आपके मन में ये भी आएगा कि सिंगल मैट्रिक्स क्या कॉलम मैट्रिक्स होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या भी कितना है, 1 ही तो है। कितना है, 1 है। तो ये भी हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। यानी कि इसमें m इक्वल टू कितना है, 1 है, और n इक्वल टू कितना है, 1 है। हमें कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम पे ध्यान देना है और रो मैट्रिक्स में रो पे ध्यान देना है। आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी 50% 30% होता है, तो आपको ये सारी चीजें वहां पर भी मिलेगा। ठीक है, चलिए कॉलम मैट्रिक्स समझ चुके हैं। नोट चीजों को आप देखेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स में n की संख्या 1 होना चाहिए, चाहे m जितना भी हो उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप समझेंगे अच्छे से। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल एंड इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर और कॉलम दोनों इक्वल्स हो। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की संख्या दोनों जब इक्वल्स होगा उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आया बात? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की संख्या जब दोनों इक्वल्स हो जाएगी तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। याद रहेगा? यानी कि उसमें रो और कॉलम आपको दोनों को काउंट करना होगा कि रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। इस पे दोनों का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स वही होता है जो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की संख्या इक्वल्स को दर्शाता है। क्लियर है? चलिए यहाँ पे समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की संख्या जब बराबर हो जाएगी तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर? आप एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं चीजों को। यहाँ पे लिखा हुआ है A इक्वल टू, ये आपका मैट्रिक्स का सिंबल है, 2 3 4 5 लिखा गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं रो की संख्या कितनी है, 2 है, एंड कॉलम की संख्या कितनी है, 2 है। यानी कि ये क्या है, प्रॉपर तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि इसमें m बराबर क्या है, m इक्वल टू n है।
ठीक है। m इक्वल टू क्या है, n है, इसलिए क्या होगा, कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यहां तक हम सभी चीजों को एक एक करके बारीकी से समझ चुके हैं। आशा करते हैं कि आप भी सभी चीजों को अच्छे से समझ चुके हैं। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए आप। और एक बात हम आप लोग बताना चाहेंगे कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस वीडियो को जरूर लगाएंगे ताकि आपके जितने फ्रेंड सर्कल में बच्चे हैं वो सभी तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए आइए आगे चीजों को समझते हैं। उसके बाद है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल क्या होता है, ठीक है। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होती है, कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम देन इट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या, यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो तो उसे क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या बोला गया कि नंबर ऑफ रो की संख्या से कॉलम की संख्या क्या होगा, कम होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे। और हॉरिजेंटल को आप पहले समझ चुके हैं, हॉरिजेंटल होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जांपल में दिया हुआ है, ये क्या है हमारा ए क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या हमारा सिंबल्स है और इसमें इसके एलिमेंट को लिखा गया है। क्या लिखा गया है, इसके एलिमेंट को लिखा गया है 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी कॉलम की रो की संख्या कितनी है, 2 है, एंड कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है। कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। यानी कि m इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू क्या है, 3 है। यानी कि m जो है क्या है, n से छोटा है। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो गया। बात समझ में आए, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे m क्या है, m की संख्या n की संख्या से क्या है, कम है, इसीलिए क्या होगा, ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्योंकि हम आपके लिए बारीकी से सभी चीजों को एक एक करके यहाँ पे रख दिए हैं ताकि आप कहीं से भी परेशान नहीं हो, ठीक है। बी में क्या लिखा है, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आपके लिए रख दिए हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसमें रो की संख्या कितनी है भाई, रो की संख्या कितनी दिया हुआ है यहाँ पे, रो तो हमारा यही होता है जो इधर से चल रहा है, और इधर से क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। यानी कि इसमें m इक्वल टू कितना है, 1 है, और n इक्वल टू कितना है, 3 है। यानी कि m क्या है, n से छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। कहता है m की संख्या n की संख्या से कम है, इस यहाँ पे वेयर m इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। क्योंकि हम आपको बताए थे कि m से किसको डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ रो को, n से किसको, नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है वर्टिकल्स मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्टिकल्स मैट्रिक्स क्या होती है। वर्टिकल्स मैट्रिक्स होती क्या है, तो उसका जस्ट उल्टा होगा इसका, इसमें यहाँ पे if a matrix having number of row is greater than number of column then it is called verticals matrix, ठीक है। यानी कि इसमें रो की संख्या क्या होती थी, कम होती थी कॉलम की संख्या से। इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा गया, इफ ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन, यानी कि रो से क्या, रो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, कॉलम से, तो क्या होगा, वर्टिकल्स होगा। उसमें कॉलम बड़ा होता था, इसमें रो बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि रो की संख्या ज्यादा होगा और उसमें कॉलम की संख्या ज्यादा हो रहा था। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे लिखा है, आप हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से देंगे कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या होगा, अधिक हो, तो उसे वर्टिकल्स मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 4 2 6 3 8। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये चीजों को हम लोग क्या गिनते हैं, रो की गिनती में रखते हैं, और इन चीजों को क्या करते हैं, कॉलम की गिनती में रखा जाता है, ठीक है। रो और कॉलम को हम अभी तक आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, रो किसको बोला जाता है और कॉलम किसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं m इक्वल टू कितना है, 3 है, और n इक्वल टू कितना है, 2 है। तो n क्या है, m से छोटा है, क्योंकि n 2 ही है और m क्या है, 3 है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक। इसी तरह से हम लोग सभी चीज़ों को बारीकी से, आराम से, पूरा धीरे धीरे सभी चीज़ों को समझेंगे तो सारे एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी और आप मैथ में हीरो बन जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि m क्या है, बड़ा है n से। आप समझ सकते हैं इस सिंबल को कि m
ग्रेटर देन n। ठीक, दूसरा एग्जांपल देख पा रहे हैं m b स्क्वायर, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप, इसमें कितना है, कॉलम की संख्या सिर्फ 1 है और रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या कितनी दी गई, 3 दी गई है, यानी कि m इक्वल टू 3 है और n इक्वल टू कितना है, 1 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है m की संख्या n की संख्या से अधिक है। क्या है, m की संख्या n की संख्या से अधिक है, इसीलिए क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बोलिए कमेंट कीजिए आप लोग, क्या कहलाएगा, अभी ना पढ़ाया आप लोग को, क्या पढ़ा है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो उसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे, याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है लीडिंग डायगोनल्स एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स या फिर प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स या डायगोनल्स एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको 3 नामों से जाना जाता है, या तो आप इस नाम को याद रखेंगे, या तो आप इस नाम को याद रखेंगे, या तो आप इस नाम को याद रखेंगे। ये चीजें क्या होती है, इसको 3 नाम, कहीं कहीं आपके क्वेश्चंस में ये नाम मिलेंगे, कहीं कहीं आपके क्वेश्चंस में ये वाला नाम दिया रहेगा, कहीं कहीं आपके क्वेश्चंस में ये नाम दिया रहेगा, इसलिए आपके लिए तीनों नाम आपके पेज पे रखा गया है। क्लियर है, याद रहेगी। इसको समझते हैं। ये देख पा रहे हैं आपके पास ये एलिमेंट दिया है, ये जो देख पा रहे हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स का ये सिंबल दिया गया है, A11 A12 A13 इसका डॉट डॉट कहाँ तक, A1n तक है। यानी कि इसमें जो दिया गया है इस तरह से A21 A22 A3 A23 A2n डॉट 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 A2 कहाँ तक, n तक, डॉट 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 यहाँ से n1 टर्म लिखा, an1 an2 an3 डॉट डॉट कहाँ तक, ann तक। इन चीजों को आप ध्यान से देखेंगे, आपके डायगोनल्स मैट्रिक्स का ये सिंबल्स है और इसके एलिमेंट भी इसी में दिया गया है। ये क्या लिखा है, डायगोनल्स एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एलिमेंट इसके बीच में आएगी, और ये और ये आपके डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन डायगोनल, ये जो देख पा रहे हैं इसके बाद वाले जो एलिमेंट जो बच गया नीचे भी और ऊपर भी, नीचे वाले एरिया में और ऊपर वाले एरिया में जो एलिमेंट बच चुका है इसको क्या लिखेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल को समझते हैं। ए इक्वल टू दिया हुआ यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 0 3 3 0 1 2 5 7। इसमें हमको डायगोनल्स एलिमेंट को खोजना होगा, हम यहाँ से इसके डायगोनल्स को खोजेंगे। यहाँ से ये जो है आपका ये डायगोनल्स एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का है। डायगोनल्स क्या होगा, 2 होगा 0 होगा 7 होगा, और जो बाकी जो बच गया यहाँ से ये जो 3 एलिमेंट ऊपर बचा है 0 3 1 और 3 2 5, ये नॉन डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे के लिए भी लिखा गया, विकर्ण के एलिमेंट को ही क्या बोला जाता है, डायगोनल्स एलिमेंट्स कहा जाता है। विकर्ण तो आप समझते हैं, आप बच्चे से मैथ पढ़ते हुए आते थे यहाँ तक, तो विकर्ण तो आप समझ चुके होंगे, उसके डायगोनल बोला जाता है। ठीक, उसके बाद एग्जांपल 2 में देख पा रहे हैं 2 0 5 1 2 3, इसके डायगोनल्स ऑफ ए मैट्रिक्स का एलिमेंट पॉसिबल होगा क्या, आप याद रखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि डायगोनल्स ऑफ एलिमेंट्स उसमें पॉसिबल होगा जो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर्स होगा। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम आपको बताए हैं कि जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की संख्या क्या होगा, बराबर होगा, यानी इक्वल्स होगा, उसी में हमारा डायगोनल्स ऑफ एलिमेंट पॉसिबल हो सकता है, बाकी में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, उसको देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि एग्जाम्पल नंबर बी में देखिए कि 2 0 5 है और 1 2 3 है, तो इसमें आप लोग डायगोनल्स जो हम लोग देखेंगे, डायगोनल क्योंकि उसके क्या होता है, इसके विकर्ण की एरिया होता है, यहाँ से तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यह डायगोनल इसका नहीं निकल सकता। यानी कि इसमें जो है m जो है वो n के बराबर में नहीं है, इसलिए डायगोनल्स मैट्रिक्स नहीं हो सकता। बात समझ में आया, डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल कब नहीं होगा, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं होगा तो डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं निकल सकता है। डायगोनल्स होने के लिए हमेशा मैट्रिक्स को कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, किसका m = n होना चाहिए, याद रहेगा।
m इक्वल टू n बराबर जब भी बराबर होगा तभी हम उसके डायगोनल्स ऑफ एलिमेंट को निकाल सकते हैं, नहीं तो हम उसको नहीं निकाल सकते, वो नॉट पॉसिबल होगा। तो आप इस पे ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डायगोनल्स होने के लिए मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए। तो आपको याद रहेगा कि डायगोनल्स एलिमेंट को निकालने के लिए मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए, इस चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। डायगोनल्स मैट्रिक्स आर नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल हुआ, क्योंकि आपको बताया है कि m क्या होगा, जब बराबर नहीं होगा n का तो इसमें ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्योंकि इस वाले जो एग्जांपल में देख पा रहे हैं, हम आपके लिए यहाँ लिखते हैं a इक्वल टू कुछ भी एलिमेंट लिख देते हैं 1 0 2 1 4, बार बार हम रिपीट कर सकते हैं एलिमेंट को, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम डायगोनल को देख पा रहे हैं। यहां से देखिए 1 4 4 जो होगा इसका डायगोनल्स हम निकाल सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि ये क्या था, ये मैट्रिक्स क्या था, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में था। इसमें रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या क्या था इक्वल था, यानी कि m बराबर क्या था, n था। इसीलिए डायगोनल्स ऑफ ए मैट्रिक्स डायगोनल्स मैट्रिक्स क्या हुआ, इसमें पॉसिबल हुआ, बाकी नहीं हो सकता है। याद रहेगा कि डायगोनल्स पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स स्क्वायर में होना चाहिए, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये समझ में हम लोग को आ चुका है। यहाँ पे आप नोट को थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, नोट जहां जहां आपके लिए लिख दिए हैं इस पे आप जरूर ध्यान देंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ लिखा हुआ है डायगोनल्स एलिमेंट पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जो बात आपको अभी बताए वो चीज आपके लिए हम नीचे लिख भी दिए हैं, ताकि आप अपने कॉपी में उसको नोट कर पाएंगे कि डायगोनल्स एलिमेंट पॉसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी कि दिया गया मैट्रिक्स का रो बराबर रो इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, यानी कि रो इक्वल टू कॉलम, रो बराबर कॉलम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट में, यदि मैट्रिक्स का रो इक्वल टू कॉलम नहीं, यानी कि बराबर नहीं होगा तो उसमें डायगोनल्स एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको बताया कि डायगोनल्स एलिमेंट को पता करने के लिए वो इस मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए, यानी कि उसका रो और कॉलम की संख्या इक्वल्स होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि हम आपके लिए ये चीज़ों को बहुत बार रिपीट कर दिए हैं, ये आपके दिमाग में छप चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डायगोनल्स मैट्रिक्स है क्या। यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल्स मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल्स एलिमेंट विल बी जीरो। यहाँ पे बोला गया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल्स मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसका नॉन डायगोनल्स एलिमेंट क्या होगा, शून्य होगा तब। बात समझ में आ गया। डायगोनल्स मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, कि वैसा मैट्रिक्स जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डायगोनल्स मैट्रिक्स को पता करने के लिए स्क्वायर होना ही होगा उसको, क्योंकि स्क्वायर में अगर नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे समझ चुके हैं कि वैसा मैट्रिक्स, यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल्स मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल्स एलिमेंट विल बी जीरो, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल्स मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसका नॉन डायगोनल्स एलिमेंट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, तो वो डायगोनल्स ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाएगा। नॉन डायगोनल्स क्या होता है वो आपको समझाए हैं कि डायगोनल्स के बाद, यानी कि विकर्ण के बाद वाले जो एलिमेंट होती है वो नॉन डायगोनल्स मैट्रिक्स कहलाते हैं, यानी नॉन डायगोनल्स एलिमेंट कहलाते हैं। यहाँ पे देखें 0 0 0 0 0 0, ये क्या है, हमारा क्या है, डायगोनल्स मैट्रिक्स है। क्या है, डायगोनल्स मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं m जो है वो 3 है, n इक्वल टू 3 है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या कितना है, 3 है, यानी कि m बराबर भी 3 है और n बराबर भी 3 है। तो जब ये दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलिए, नोट्स को आप एक बार फिर से पढ़ेंगे, यहाँ से और चीजें भी आपके लिए ये पॉइंट के लिए क्लियर हो जाएगा कि चूंकि इस मैट्रिक्स में m बराबर n है, क्या बोला गया कि m बराबर n है, इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसमें डायगोनल्स एलिमेंट के अलावा, डायगोनल्स होने एलिमेंट जो है उसके बाद वाले जो एलिमेंट है अलावा जितना भी एलिमेंट है, यानी कि नॉन डायगोनल्स एलिमेंट वो क्या है, जीरो है। इसीलिए इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल्स मैट्रिक्स कहेंगे। बात समझ में आ गई यहां तक। आप एग्जाम्पल को भी देख पा रहे हैं, पहला एग्जाम्पल आप यहां देखिए, उसके बाद नेक्स्ट।
ये वाले। इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट देखिए सारे जीरो है, ये भी 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 जीरो है। और एक बात आप ध्यान देंगे कि डायगोनल्स यानी विकर्ण में भी जीरो आ सकता है, उससे हमको उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे कि यहाँ पे 1 2 सॉरी ये तो जीरो होगा, 0 0 0, ये भी जीरो लिख दीजिए, ये 2 0 0, ये भी अगर जीरो है तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। सॉरी एक सेकेंड, ये जीरो नहीं, इसके डायगोनल पार्ट्स को आप देख पा रहे हैं 1 0 0 है, इसमें भी जीरो आ सकता है, उससे कोई दिक्कतें नहीं है। आपको यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना है कि इसमें जीरो कैसे आ गया, तो उसमें भी जीरो हो सकता है। हमको नॉन डायगोनल यानी कि विकर्ण के बाद वाले एलिमेंट जीरो होना पॉसिबल, ये होना चाहिए, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, बाकी नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक चीजें, सारी चीजें ठीक है? तो ठीक है, हम लोग इतना चीजों को अच्छे से समझ चुके हैं। इस मैट्रिक्स में भी सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो है, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, डायगोनल को हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग आज इस क्लास में बहुत सारे पॉइंट को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आगे क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो वहाँ से आपको कुछ और पॉइंट दिया जाएगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से देखेंगे तो आपका एक्सरसाइज बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए और अपने सभी बच्चों के साथ सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाए और अपने एग्जाम को फाड़ पाए, उसको उड़ा दे पूरा आसानी से। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।